दर्शकों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के इस महत्वपूर्ण अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। किसान भाइयों, मृदा स्वास्थ्य का संबंध सीधे फसल अवशेषों से होता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि जैसे ही हमारी रबी की फसलें कट जाती है, इसके बाद में जो अवशेष बचते हैं उनमें जो है ज़्यादातर किसान भाई जो है खेतों में आग लगा देते हैं, ताकि जो गेहूं की नरवाई होती है या पराली होती है वो जो है जलकर नष्ट हो जाए और इसके बाद में आप दूसरी फसलें उसी खेत में लेते हो। लेकिन किसान भाइयों, आपने ध्यान दिया है कि जो फसल के अवशेष होते हैं उनका यदि इस तरह से गलत ढंग से यदि प्रबंधन किया जाता है तो मृदा का स्वास्थ्य खराब होता है। यानी कि जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति होती है वो क्षीण हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। आज का हमारा विषय यही है। हम चर्चा करेंगे मृदा स्वास्थ्य और फसल अवशेष प्रबंधन। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद है डॉक्टर भगवान कुमरावत जी, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक है, कृषि विज्ञान केंद्र राजगढ़ से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। डॉक्टर भगवान कुमरावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार साहब। कुमरावत साहब, मृदा स्वास्थ्य और फसल अवशेष ये दोनों का संबंध बहुत गहरा है। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि मृदा स्वास्थ्य क्या होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है साहब। जो मृदा स्वास्थ्य है और फसल अवशेष प्रबंधन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जी। अगर मृदा स्वास्थ्य की बात करें तो मृदा स्वास्थ्य का ये अर्थ होता है कि जो अपनी मिट्टी है वो जीवित रूप में किस तरीके से कार्य करती है। साधारण शब्दों में इसको ऐसे समझने का जी। तो वो उसके कार्य करने की जो क्षमता है उसी को हम मृदा स्वास्थ्य कहते हैं। अब जब मृदा स्वास्थ्य के और अंदर हम जाएंगे तो इसका ये मतलब होता है कि उसमें उसकी भौतिक गुण कैसे हैं मिट्टी के, उसके रासायनिक गुण कैसे हैं, उसके अन्य और जो तापमान हो गया या उसमें हवा का आवागमन हो गया या उसमें पानी रोकने की क्षमता हो गई, ये किस तरीके से है और ये सब मिल के हमारी जो फसल की उपज को किस तरीके से वो बढ़ा सकते हैं। तो ये जो क्षमता रहती है इसको मृदा स्वास्थ्य कहते हैं। और साथ में जो पोषक तत्व हम देते हैं वो पोषक तत्वों का जो चक्रण है, यानी पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये जैसे मुख्य पोषक तत्व होते हैं, तो इनको पौधा किस तरीके से ज़्यादा मात्रा में ले सकता है, ग्रहण कर सकता है, और मिट्टी भी इन सभी पोषक तत्वों को कितनी मात्रा में फसल को दे सकती, ये सब मिलके मृदा स्वास्थ्य का खाका तैयार करते हैं। मतलब ये सारे घटक जो है मिलकर मृदा स्वास्थ्य बनाते हैं। डॉक्टर साहब, फसल अवशेष की हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो फसल हम काट लेते हैं इसके बाद में खेत में जो भी कूड़ा कचरा या जो भी चीज़ें होती है वो अवशेष कहलाते हैं। यदि फसल अवशेष को वैज्ञानिक तौर पर हम समझे तो क्या क्या चीज़ें आती है इसमें। हमारे यहाँ जो फसल के रूप में अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो मुख्य रूप से जो हमारा धान है, गेहूं है, हाँ। मक्का है और ज्वार है, इन सब का जो फसल अवशेष सबसे ज़्यादा होता है। चूँकि ये खाद्यान्न फसलें भी है तो ये फसल अवशेष दलहन भी हो सकते हैं और अपने खाद्यान्न भी फसल भी हो सकती। हाँ। तो जो फसल अवशेष में जो फसल की जो जड़ें रहती जी। तो वो है, उसके अलावा पत्तियाँ रहती है जो गिर जाती है, उसके अलावा जो कटने के बाद डंठल रहते वो भी होते। तो ये सब मिलके फसल का अवशेष, अगर हम मक्का की बात करें तो उसके जो भुट्टे रहते हैं उसका जो अवशेष रहता है। हाँ हाँ। उसके अलावा उनकी पत्तियां रहती है, वो भुट्टे के छिलके रहते हैं। तो ये सब मिलके फसल अवशेष बनाते। थोड़ा इसमें समझने की बात है कि जैसे गेहूं की बात करें तो गेहूं में जो जड़ें रहती है वो बहुत सारा जो हमारी मिट्टी के जब स्वास्थ्य की बात करते हैं तो उसमें एक ऑर्गेनिक मैटर या जैविक पदार्थ जो बोलते हैं तो उसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा योगदान होता है। और जो जड़ें रहती है वो आसानी से अपघटित भी हो जाती है। तो ये जितनी ज़्यादा जड़ें ज़मीन में या मिट्टी में छूटेगी उतने ही ज़्यादा हमारी मिट्टी में जैविक कार्बन की मात्रा या जैविक पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी और मृदा का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। इसके अलावा जो पत्तियां हैं वो भी आसानी से अपघटित हो जाती। उसके अलावा जो अपने सब्जियां हैं या जो उद्यानिक फसलें हैं, जो फल है उनकी पत्तियां हैं, तो ये भी बहुत आसानी से मिट्टी में अपघटित हो जाती है। तो ये भी बहुत अच्छे से जैविक पदार्थ बढ़ा देती है और मृदा का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रखती है। बिल्कुल। डॉक्टर कुमरावत साहब, आपने बताया कि फसल अवशेष जो है इस तरीके के होते हैं और इनका मृदा के लिए मतलब ये संबंध है।
अब बात हम करते हैं प्रबंधन की, तो फसल अवशेष का प्रबंधन क्यों ज़रूरी हो जाता है? मैंने जैसे अभी बताया ना कि मिट्टी का एक जो जैविक रूप है या मिट्टी में जो सूक्ष्म जीवाणु है, जी। आप अगर सोचें तो 1 ग्राम मिट्टी में करीब 1 अरब तक सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं। अच्छा। तो अब 1 अरब तक की बात हो रही ना, तो अगर कोई मिट्टी अच्छी नहीं है तो स्वाभाविक है कि उसमें ये सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या कम होगी। हाँ। और मिट्टी अच्छी है या जीवित है या उसमें पोषक तत्वों सही रूप से हमारे फसलों को मिल रहा है, वो इन जीवित सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या के ऊपर ही निर्भर करते। और साथ में हम जितने भी फसल अवशेष उसमें डालते हैं उनको अपघटित करने का काम भी ये सूक्ष्म जीवाणु करते। तो फसल अवशेष जब हम मिट्टी में डालेंगे तो वो उनके भोजन का काम करते हैं, तो उनकी संख्या और बढ़ जाती। और इसको अपघटित करने के बाद वो पोषक तत्व जो इसमें अनुपलब्ध अवस्था में वो उपलब्ध अवस्था में हो जाते। तो जो सूक्ष्म जीवाणु है वो पोषक तत्वों को उपलब्ध अवस्था में पहुंचाने का काम तो करते ही है, साथ में जो हमारे फसल अवशेष है इनको अपघटित भी करते। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हमको जरूर ध्यान रखनी पड़ेगी कि उसमें अपघटित करने के लिए एक तो नमी की भी आवश्यकता होती। अच्छा। जब बरसात होती है उस समय तो हो ही जाते हैं, लेकिन अगर दूसरे समय की बात करें तो उसमें हमको या तो अलग से नमी उसमें देना पड़ेगी। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे अभी साधन उपलब्ध है जी। कि हमारे जो फसल अवशेष है वो आसानी से अपघटित हो जाए और पौधों को उसका पोषक तत्व भी मिले। इसके लिए एक बहुत अच्छी भारत सरकार की जैविक खेती केंद्र है गाजियाबाद में, उन्होंने एक वेस्ट डिकम्पोजर जी या उसको यूँ कहूँ कि अवशेष अपघटक, इस रूप में एक उत्पाद निकाला है। उत्पाद विकसित किया एक 20 ग्राम की एक डिब्बी होती है जी। तो उसको हम स्टार्टर के रूप में लेते हैं, है ना। अच्छा। जैसे हम दही जमाते हैं ना, तो एक जमावन के रूप में थोड़ा सा लेते हैं। तो इस तरीके से हम उसको 200 लीटर पानी में उस 20 ग्राम की डिब्बी को डाल देते हैं और उसमें 2 किलो गुड़ डाल देते हैं। तो जो 200 लीटर का करीब 6-7 दिन में उसमें छाछ जैसी गंध आने लगेगी। तो ये 200 लीटर में अब हमारे पास ये सूक्ष्म जीवाणुओं का भंडार हो गया। अब इस 200 लीटर को हम 1 टन या 10 क्विंटल जो कचरा है जी। उसके ऊपर हम डाल सकते हैं। जब इस 1 टन कचरे के ऊपर हम डालेंगे और उसमें थोड़ा सा हम बचने देंगे, तो जो 200 लीटर की टंकी है उसमें जो बचा रहेगा फिर उसको भर देंगे, फिर 7 दिन बाद और डालेंगे, मतलब वो बढ़ता जाएगा। हाँ। तो हमको करीब 5 या 6 बार हम उसको ऐसे करना है, तो करीब 1.5 महीने में हमारा जो कचरा है बहुत आसानी से अपघटित हो जाएगा। बिल्कुल। डॉक्टर कुमराव साहब, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है, लेकिन इस समय एक ब्रेक लेने का वक्त हो रहा है, तो हम फिर ब्रेक के बाद फिर पुनः हाजिर होते हैं दर्शकों। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ?
अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, हम बातचीत कर रहे हैं फसल अवशेष प्रबंधन की और ख़ास तौर से ये मृदा स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। डॉक्टर कुमरावत जी यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर साहब, डीकम्पोज़र की हम बात कर रहे थे और आपने बताया कि इस तरह से जो है इसको अपन जो है बढ़ा सकते हैं। ये तो खैर एक विकल्प हुआ है। फिलहाल ज़्यादातर देखते हैं कि हमारे किसान भाई इतना सब कुछ होने के बावजूद भी खेतों में जो है नरवाई या पराली में आग लगाते हैं। धुआं खूब उठता है और पूरी तरह से खेत में राख ही राख इकट्ठी हो जाती है। तो ये कहाँ तक तरीका सही है या इससे क्या नुकसान है? जी, ये आज की बहुत बड़ी समस्या है जी कि जो अगर हम आग लगा देंगे तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये हमारी मिट्टी ये जीवित है। हाँ, तो किसी भी जीवित चीज़ को अगर हम आग लगाएंगे तो क्या होगा? वो मर जाएगी। तो मिट्टी मर गई यानी कि उसकी उत्पादन क्षमता समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल। जैसे मैंने कहा कि 1 ग्राम मिट्टी में 1 अरब तक सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। जब आप आग लगाएंगे उसको तो उसके ऊपर की जो परत है उसके सूक्ष्म जीवाणु पूरे के पूरे जल जाएंगे। जब वो जली जाएंगे तो फिर वो उत्पादन क्षमता कैसे रहेगी? आप थोड़ा सा और विचार करें कि जब हम ईंट बनाते हैं तो मिट्टी लेके हम ईंट बनाते हैं। बिल्कुल। अगर उस जली हुई मिट्टी से जो ईंट बनी उसको अगर हम भूसा करके फिर अगर हम उसमें कोई बीज बोएं तो वो क्या उग सकता है? तो इससे भी आप समझ सकते कि जब हम आग लगाएंगे तो वो जो मिट्टी ऊपर की है वो पूरी जल जाएगी, उसके अंदर के सूक्ष्म जीवाणु पूरे समाप्त हो जाएंगे और उसकी उपजाऊ क्षमता पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। तो ये आग लगाना बहुत ही दुखद है और इसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों को ऐसा लगता है कि हमारे फसल अवशेष जला देंगे, हमारा खेत साफ सुथरा हो जाएगा और हम उसमें खेती बाड़ी अच्छे से कर सकेंगे। लेकिन हमको समझना है इसमें कि भाई वो उसकी अगर उपजाऊ क्षमता ही समाप्त हो गई तो साफ सुथरी मिट्टी भी दिखेगी तो किस काम की? तो ये जो फसल अवशेष है ये उसकी उपजाऊ क्षमता या उसकी जीवन क्षमता को लगातार बनाए रख सकती है और तो हमको मिलाना ही मिलाना। बिल्कुल, एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि ये मृदा स्वास्थ्य के लिए खतरनाक स्थिति बनती जा रही है, क्योंकि इससे जो है जहाँ मिट्टी में जो पोषक तत्व है वो जो है जलकर नष्ट हो रहे हैं, साथ ही साथ जो है मिट्टी की ऊपरी परत वो भी खराब हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ तक कि प्रशासन ने भी इसके ऊपर बैन लगा रखा है। जी है। फिर भी ज़्यादातर किसान भाई जो है पराली या जो नरवाई होती है उसमें आग लगाते थे। क्या जागरूकता की कमी हो रही है? हाँ, इस संबंध में जागरूकता की भी कमी है और लोगों को स्वतः ही ये समझना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम थोड़े से हमारे स्वार्थवश या थोड़े से लाभ के लिए या ना समझे के कारण भी हम ये सब करते। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि जो मिट्टी है उसका जीवन क्षमता उससे समाप्त हो जाएगी तो निश्चित ही आप ये चीज़ नहीं करेंगे। परंतु पुराने समय में हमारे पास गोबर की खाद और प्रचुर मात्रा में होती थी। बिल्कुल। तो चूंकि हम उसमें डालते रहते थे तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता लगातार बनी रहती थी। अभी आज के समय में चूंकि हम उपज तो ज़्यादा ले रहे लेकिन हम जैविक रूप से जैविक कार्बन बढ़ाने या जो जैविक पदार्थ है उसकी मात्रा हम उसमें डाल ही नहीं रहे और जो ऑर्गेनिक कार्बन है मिट्टी का वो कम होते जा रहा है। तो हमारे को जो जैविक कार्बन बढ़ाने का जो तरीका है इन फसल अवशेष से ही आएगा और अगर हम जला देंगे तो और खराब स्थिति हो जाएगी। बिल्कुल। मैं पूर्व में कुछ आपको कह रहा था जब वेस्ट डिकम्पोजर जी जी तो उसका और मैं यहाँ बताना चाहूँगा। बिल्कुल बताएं। कि जैसे हमने
जो हमारे पास कचरा है उसके ऊपर तो हमने उसको छिड़क ही दिया, लेकिन हम उसको हमारे खेत में खड़ी फसल में भी छिड़क सकते हैं। अच्छा, तो खड़ी फसल में हम छिड़के तो हमारी ज़मीन में जो भी फसल अवशेष पड़े होंगे, तो जब हम उसको स्प्रे कर देंगे, मतलब उनका जो 200 लीटर हमने बनाया है उसमें से हम 15 लीटर की टंकी में 3 लीटर डाल देंगे, बाकी पानी कर देंगे जी। और इसका जब हम स्प्रे करेंगे तो जो ज़मीन के अंदर जो पड़े हुए अवशेष है वो भी जल्दी से अपघटित हो जाएंगे, और साथ ही जो बीमारी वाले सूक्ष्म जीवाणु है तो वो उनकी भी वृद्धि को वो रोक देंगे, और जो पोषक तत्व है वो उनकी भी उपलब्धता बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से जो वेस्ट डिकम्पोजर है उसका इस तरीके से वो उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एक वेस्ट डिकम्पोजर का और उपयोग है जी, बताएं। बिल्कुल। कि जो बीज उपचार है, वो जो 20 ग्राम की जो डिब्बी रहती है उसके अंदर जो रहता है उत्पाद, तो उसको क्या है कि उसमें 20 ग्राम और गुड़ मिला ले। अच्छा। और जो 1 एकड़ का जो हमारा बीज है उसके ऊपर हम उसको बीज उपचार, उसकी वो जो लेई है वो परत वो जमा दे। तो जब वो ज़मीन में जब हम बोएंगे और मिट्टी में जाएंगे तो उसी के जो सूक्ष्म जीवाणु वो उनकी संख्या बढ़ जाएगी, और वो वही काम करेगी जो हम स्प्रे या करते हैं, वो वही काम करेगी, और जो फसल अवशेष को वो अपघटित कर देगी। बिल्कुल। तो डॉक्टर कुमरावत जी, काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा हुई। आपने बताया कि मृदा स्वास्थ्य का किस तरह से जो फसल अवशेष है उनसे संबंध रहता है, और वाकई में डॉक्टर कुमरावत जी, यदि हमारे किसान भाई जागरूक हैं तो वो अपने खेतों में जो पराली है या फिर जो नरवाई है उसमें आग कभी नहीं लगाएंगे, बल्कि आपने जो डीकम्पोज़र का जो तरीका बताया है उसका उपयोग करके जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाभ उठाएंगे। आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, आज की इस बातचीत से आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि काफ़ी कुछ जो है यदि फसल अवशेष प्रबंधन किया जाए तो हमें लाभ मिलता है, और मृदा का स्वास्थ्य बढ़िया बना रहता है, उत्पादन भी बेहतर मिलता है। हमें दीजिए आज्ञा, और आप देखते रहिए खबरें खेती की। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें खेती की। आइए करेंगे समाचारों की शुरुआत, लेकिन पहले नजर डालेंगे प्रमुख समाचारों पर। इस वर्ष 326 मिलियन टन होगा बागवानी उत्पादन। हार्वेस्टर ट्रैक्टर पर रोड टैक्स 1% हुआ। किसानों के गेहूं का एक एक दाना खरीदा जाएगा। आम का बेहतर उत्पादन लेने के उपाय। अदरक की लाभकारी खेती। इस वर्ष 326 मिलियन टन होगा बागवानी उत्पादन। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने बागवानी फसलों के लिए वर्ष 2019-20 का अंतिम तथा वर्ष 2020-21 का पहला अग्रिम उत्पादन अनुमान जारी कर दिया है। इसके मुताबिक वर्ष 2020-21 में कुल 326.58 मिलियन टन उत्पादन होने का अनुमान है, जो कि वर्ष 2019-20 में 320.77 मिलियन टन हुआ था, तथा बागवानी फसलें 26.46 मिलियन हेक्टेयर में बोई गई थी। इस अनुमान के मुताबिक वर्ष 2020-21 में 27.17 मिलियन हेक्टेयर में बागवानी फसलें ली गई थी। वर्ष 2020-21 में कुल बागवानी उत्पादन 326.58 मिलियन टन होने का अनुमान है, जिसमें गत वर्ष की तुलना में 5.81 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। फलों, सब्जियों, सुगंध और औषधीय पौधों तथा खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। वहीं फलों का उत्पादन 103.33 मिलियन टन एवं सब्जियों का उत्पादन 193.61 मिलियन टन होने का अनुमान है। इस प्रकार उत्पादन 26.29 मिलियन टन तथा आलू का उत्पादन 53.11 मिलियन टन होने का अनुमान है। हार्वेस्टर ट्रैक्टर पर रोड टैक्स 1% हुआ। मध्य प्रदेश में अब हार्वेस्टर और ट्रैक्टर खरीदने पर किसानों को केवल 1% मोटरयान शुल्क ही देना होगा। यह फैसला मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में लिया गया है। पूर्व में इन कृषि यंत्रों पर 6% टैक्स लगता था। नई व्यवस्था 2 साल तक लागू रहेगी। इससे किसानों को अधिकतम 2.5 लाख रुपए तक की राहत मिलेगी। पूर्व में भी सरकार ने इस तरह की छूट दी थी, जो मई 2020 में समाप्त हो गई थी। तब से ही इन यंत्रों के विक्रेता, विशेष रूप से हार्वेस्टर विक्रेता, सरकार से इस छूट को फिर से लागू करने की मांग कर रहे थे। गेहूं कटाई के समय सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय से किसानों को भारी राहत मिलेगी। कैबिनेट यह भी फैसला लिया गया है कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को 0% ब्याज दर पर अल्पावधि ऋण देने की व्यवस्था वर्ष 2020-21 में भी जारी रहेगी।
वहीं वर्ष 2019 व 20 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे गए 6.45 लाख टन गेहूं को नीलाम करने का फैसला भी लिया गया है। नीलामी की प्रक्रिया राज्य नागरिक आपूर्ति निगम करेगा। एक अन्य फैसले के अनुसार किसानों को वर्ष 2020 व 21 में भी 0% ब्याज पर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से अल्पावधि ऋण दिलाना तय किया गया है। खरीफ फसलों के लिए ऋण चुकाने की अंतिम तारीख 28 मार्च व रबी सीजन के लिए 15 जून होगी। किसानों के गेहूं का एक एक दाना खरीदा जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों के गेहूं का एक एक दाना खरीदा जाएगा। सभी जिलों में गेहूं उपार्जन की सभी व्यवस्थाएं अग्रिम रूप से कर ली गई हैं। किसानों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए व्यापक प्रबंध कर उपार्जन केंद्रों पर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। समय पर किसानों की फसल का उपार्जन हो और उपार्जन के बाद भुगतान में विलंब न किया जाए, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा। इंदौर एवं उज्जैन संभाग में 22 मार्च से और शेष संभागों में 1 अप्रैल से गेहूं उपार्जन का कार्य शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष कोरोना काल में किसानों की सुविधा के लिए उपार्जन केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई थी और इस बार 4,763 केंद्रों पर उपार्जन की व्यवस्था की गई है। इस बार समर्थन मूल्य पर 125 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का अनुमान है। अभी तक 24,58,000 किसानों ने गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन कराया है और इस बार गेहूं का समर्थन मूल्य 1,975 रुपये प्रति क्विंटल होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि चना, मसूर एवं सरसों का उपार्जन 22 मार्च से प्रारंभ किया जाएगा, जो कि 15 मई तक चलेगा। इस बार उपार्जन मार्कफेड करेगा। आम का बेहतर उत्पादन लेने के उपाय। आम एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है जो कि देश में प्रायः हर जगह लगाया जाता है। इसके पौधों के रखरखाव के प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान यदि दिया जाए तो अच्छा उत्पादन मिल सकता है। इसके लिए सबसे पहले 2 कतारों के बीच की जगह में जुताई करें ताकि घास फूस हट जाए और भूमि में हवा प्रकाश का संचार हो सके। आम के फूल की व्यवस्था में पकी हुई गोबर खाद पौधों की सक्रिय जड़ों के चारों ओर दें। फूल आने के बाद सिंचाई पर रोक लगाकर उचित वातावरण का निर्माण करें ताकि पर्याप्त मात्रा में फल फूल लग सके। यदि पत्तों के किनारे झुलस रहे हैं तो उसमें पोटेशियम की कमी मानकर उसकी पूर्ति करें। यदि पत्तियों में पीलापन है तो नाइट्रोजन की कमी का लक्षण माने। निदान के लिए 1 ग्राम पोटेशियम सल्फेट या 1 ग्राम यूरिया प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। छाछिया रोग आने की संभावना भी इस समय रहती है। पत्तियों और फूलों पर सफ़ेद फफूंद दिखती है। निदान के लिए 2 ग्राम सल्फेक्स प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 2 छिड़काव 10 दिनों के अंतर से करें। अदरक की लाभकारी खेती। किसान भाई अदरक की खेती से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। अप्रैल मई में लगाई जाने वाली इस फसल को प्रोसेस कर ज़्यादा भाव लेना आसान हो जाता है। इसके लिए गहरी जुताई करें। 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से पकी गोबर खाद डालें, जिसमें 20 किलोग्राम मिथाइल पैराथियान भी मिला दें, जिससे उपस्थित हानिकारक कीट का प्रकोप नहीं रहेगा। अदरक की किस्मों का चयन ज़रूरत के मुताबिक किया जा सकता है, जिसमें समस्तीपुर, बरुआ सागर, चाइना, रियो डोजेनरो आदि प्रमुख हैं। जिन्हें सोठ बनाना है वे किसान नादिया, कालीपट तथा कोचिन नामक किस्म का उपयोग कर सकते हैं। जहां तक खाद एवं उर्वरक का सवाल है तो 250 किलोग्राम यूरिया, 300 किलोग्राम फास्फोरक तथा 160 किलोग्राम पोटाश की मात्रा प्रति हेक्टेयर देनी चाहिए। इसे लगाने के लिए 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से बीज पर्याप्त होता है। बोनी के पहले प्रकंदों एवं शोषित टुकड़ों को 30 सेंटीमीटर गहरी नाली बनाकर कंद से कंद 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बोनी करके मेड़ बना दें। अदरक की खेती वैज्ञानिक ढंग से की जाए तो प्रति हेक्टेयर औसत उपज 100 से 150 क्विंटल तक प्राप्त की जा सकती है। इसी के साथ खबरी खेती में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।